ओआरओपी पर सरकार और पूर्व सैनिकों में बनी सहमति। 24 मई से नई पेंशन हो सकती है लागू। सालाना समीक्षा की मांग छोड़ेंगे सैनिक। बीजेपी आरएसएस बैठक पर राम माधव की सफाई। कहा यह है महज कोऑर्डिनेशन मीटिंग, नहीं की गई सरकार के काम की समीक्षा। नक्सली समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। गृह राज्य मंत्री से राजीव महर्षि समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अधिकारी मिले। पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तालमेल बैठक पर हुई चर्चा। ओएनजीसी के 69 छोटे बड़े तेल कुओं की होगी नीलामी। इस नीलामी से 70,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद। सीसीईए की मीटिंग में फैसला। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी भूल। हाउस में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बताया पूर्व पीएम। निर्भया कांड के दोषियों को 10 साल की अतिरिक्त सजा। गैंगरेप से पहले की थी लूट। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई सजा। मजदूर संगठनों की एक दिन की हड़ताल से देश भर में मचा हाहाकार। देश को अरबों का नुकसान। हड़ताल के दौरान भड़की हिंसा। बंगाल से लेकर बिहार तक खूब चली लाठियां। कई जगहों पर रोकी गई ट्रेनें। यातायात अस्त व्यस्त। रमन सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावे की खुली पोल। ब्रांड एम्बेसडर से करवा रहे हैं चौकीदारी। शीना मर्डर केस में इंद्राणी के सामने पीटर मुखर्जी का बयान दर्ज। पुलिस ने दोनों के घर की ली तलाशी। संजीव खन्ना का लैपटॉप जब्त। दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाले में पहली सजा। निजी कंपनी के एमडी समेत 5 लोगों को जेल। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच एनकाउंटर। एक जवान शहीद, एक आतंकी भी हुआ ढेर। बेंगलुरु की ईशा हांडा ने आत्महत्या करने से पहले 48 घंटे तक गूगल पर खोजा था सुसाइड का तरीका। रविवार को ईशा ने 13वीं मंजिल से लगाई थी मौत की छलांग। राजस्थान के राजसमंद से पीपला गांव में पैंथर का हमला। बच्चे को मां की गोद से छीना। बच्चे की मौत। और गूगल पर सुंदर पिचाई का दिखने लगा असर। रंग बिरंगे अंदाज में सामने आया लोगो। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर जल्द ही केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों की मुताबिक सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच सहमति बन गई है। पूर्व सैनिकों ने 2014 को पेंशन के लिए आधार वर्ष मान लिया है, जबकि अब तक वो 2011 को आधार वर्ष मानने पर अड़े हुए थे। साथ ही पूर्व सैनिकों ने हर साल पेंशन बढ़ाने की मांग भी छोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक इस सहमति में आरएसएस ने अहम रोल निभाया है। आपको बता दें कि पिछले 80 दिनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर ओआरओपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पूर्व सैनिकों को ओआरओपी देने का वादा किया था। उधर मजदूर संगठनों का एक दिन की हड़ताल ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। एक और जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं देश को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मारपीट, हिंसा और हंगामा, देश को अरबों का नुकसान हुआ है। बंद दुकानें और सुनसान सड़कें, गाड़ियों का इंतजार करते लोग। ये सूरत हाल मजदूर संगठनों की हड़ताल से पैदा हुआ। हड़ताल की वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया। कोई भी सेक्टर हड़ताल से अछूता नहीं रहा। बैंकिंग सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर या कोई और सेक्टर, हर जगह कामकाज न के बराबर हुआ। हड़ताल को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। इसके अलावा दूसरी जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इन सब के बीच आम आदमी परेशान रहा। कोई टैक्सी वाला बोलता है 1000 रुपया लेगा, कोई बोलता है 800 रुपया लेगा। मतलब एक यूबर बुक कर रहा है, यूबर भी आज कैंसिल कर रहा जा रहा है। बहुत प्रॉब्लम है। The strike totally Kerala. We cannot get the bus, auto and hotel. We cannot eat the food anywhere. Actually today there is no
BMTs first, we are working in Xfinity Global. It's very difficult to travel from Koramangala to here. हड़ताल की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन राजनेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। पेंशन का मांग के लिए ये हड़ताल हिंदुस्तान को तरक्की के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। वो सारे देश जो है वो अपने श्रम कानूनों में समय के अनुसार फेरबदल कर रहे हैं ताकि श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक सुरक्षा को और पुख्ता और मजबूत बनाया जा सके। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए एक ही शब्द में इस्तेमाल कर सकता हूं, इसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि मजदूर संगठनों ने हड़ताल क्यों बुलाई और इनकी मांगे क्या है। कामगारों की अहम मांगे: पहली मांग, महंगाई को काबू में लाया जाए। दूसरी मांग, बेरोजगारी पर अंकुश लगे। तीसरी मांग, प्राइमरी लेबर लॉ सख्ती से लागू। चौथी मांग, सभी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा। पांचवी मांग, 15,000 न्यूनतम मासिक वेतन। छठी मांग, पेंशन बढ़ाने की मांग। सातवीं मांग, ठेका प्रथा बंद हो। आठवीं मांग, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश बंद हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की समन्वय समिति के पहले दिन की बैठक खत्म हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के पहले दिन देश हित से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई। हालांकि राम मंदिर और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मसलों पर चर्चा होने की बात को बीजेपी महासचिव राम माधव ने नकार दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। राम मंदिर और वो आरोपी दोनों को लेकर जो खबरें आई है, दोनों बातों के खबरें बेबुनियाद है। उधर नक्सल समस्या को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर दिख रही है। इस कड़ी में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी की अध्यक्षता में आज 5 राज्यों की नक्सल समस्या पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच तालमेल को बेहतर करने और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर भी बैठक में चर्चा हुई। वहीं नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में गृह सचिव राजीव महर्षि और IB निदेशक दिनेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पुलिस महानिदेशक, ओडिशा और महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी और केंद्रीय बलों के अधिकारी भी बैठक में शामिल थे। राज्यों के गृह सचिव भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए हर संभव सहायता कर रही है। अगर कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी दिक्कत है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा का समय बढ़ाया। फसल बीमा की अवधि को 15 सितंबर तक बढ़ाया है। मैंने देखा था कि इस बार बारिश देर से हुई तो बुआई भी लेट से हुआ, या सूखा की स्थिति भी रही, इसके कारण भी बुआई लेट से हुआ। तो आज हमने निर्णय लिया है, जो 8 राज्य हैं जहां से ऐसे अनुरोध आए थे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना, 8 राज्यों के लिए आज हमने आदेश किया है कि इनके जो गैर ऋणी किसान हैं उनका बीमा 15 सितंबर तक होगा। और राज्यों को कहा है कि वे किसानों को बताएं, क्योंकि ये राज्य का काम है, उनके पास मशीनरी है, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक किसान जो गैर ऋणी हैं अपना फसल बीमा करा सके। केंद्र सरकार तेल गैस फील्ड्स को लेकर सरकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार अब तेल गैस ब्लॉक्स की नीलामी करेगी। ये फैसला CCEA की मीटिंग में लिया गया। इसकी जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। कोल ब्लॉक्स की तरह ही अब तेल और गैस के कुओं की बोली लगेगी। 3 महीने के भीतर ONGC और ऑयल इंडिया के 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी होगी। इसमें निजी और विदेशी कंपनियां हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन ऑयल फील्ड्स को हासिल करेंगे, उन्हें अपने मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार ने नई गैस पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को हरी झंडी मिल गई है। उसमें देश की तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि हो
और सरकार के खजाने में पैसा आए, इसकी योजना बनाई गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने यह कदम देश में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इसके कारण टेक्नोलॉजी आएगी, नए उद्योग, एंटरप्रेन्योर उसमें से आएंगे, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की लागत से खोजे गए 69 ब्लॉक्स बेकार पड़े हैं। नई नीति के मुताबिक तेल गैस की खोज करने वाली कंपनियों को बाजार भाव मिलेगा। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे उत्पादनकारी कंपनी उसको बेच सकती है। देश में पहली बार हाइड्रोकार्बन सेक्टर में रेवेन्यू शेयरिंग को मंजूरी मिली है, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियां सरकार को अपने मुनाफे का हिस्सा देंगी। यही नहीं, पहली बार कंपनियों को एक ही लाइसेंस पर सभी तरह के हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन करने की मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात शीना मर्डर मिस्ट्री की। जी हां, शीना मर्डर मिस्ट्री में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। उसके साथ इंद्राणी मुखर्जी से भी शीना के मर्डर को लेकर सवाल किए गए। दोनों को आमने सामने बैठाया गया। पीटर को देखते ही इंद्राणी फूट फूट कर रोने लगी। इंद्राणी ने मिखाइल को गोद लिया और संतान बताया है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पीटर पुलिस स्टेशन पहुंचे, इसके बाद इंद्राणी को लाया गया। इस मर्डर मिस्ट्री में एक और आरोपी संजीव खन्ना को भी खार पुलिस स्टेशन लाया गया। उधर पीटर जैसे ही घर से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए, उनके वर्ली स्थित घर पर मुंबई पुलिस ने एक टीम सबूतों की तलाश के लिए गई। कोलकाता में संजीव खन्ना के लैपटॉप को भी सीज किया गया है। साथ ही सीआईडी की एक टीम रायगढ़ के जंगलों का भी दौरा किया, जहां शीना को जलाने के बाद दफनाया गया था। सूत्रों का दावा है कि रायगढ़ से 3 पुलिस वालों को भी मुंबई पूछताछ के लिए लाया गया है। उधर भले ही मुंबई पुलिस ने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की हो, लेकिन जिस तरह से इंद्राणी बार बार बयान बदल रही है, उससे मुंबई पुलिस के होश उड़े हुए हैं। खासकर उस बयान से जिसमें इंद्राणी ने शीना के जिंदा होने का दावा किया है। जिंदा है शीना बोरा। शीना की हो चुकी है शादी। अमेरिका में रहती है शीना। बदला ले रही है शीना। इंद्राणी मुखर्जी का दावा या पैंतरा, 100 सवाल और एक का भी पुख्ता जवाब नहीं। कुछ गवाहों के बयान पर टिकी हुई है शीना मर्डर मिस्ट्री की पूरी तफ्तीश। अगर बयान बदल गए तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा और डीएनए रिपोर्ट में कुछ लोचा हुआ तो फिर पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इंद्राणी जो दावा कर रही है वो चौंकाने वाला और झकझोरने वाला है। इंद्राणी का कहना है कि शीना जिंदा है और इस वक्त अमेरिका में है। इंद्राणी ने यह भी कहा है कि शीना राहुल से ब्रेकअप के बाद दूसरे शख्स से शादी कर चुकी है और यूएस में ही शादीशुदा जिंदगी बिता रही है। जब इंद्राणी से पूछा गया कि इतने हंगामे के बाद भी शीना वापस क्यों नहीं आ रही, तो इंद्राणी ने कहा कि शीना उससे नफरत करती है और बदला ले रही है। इंद्राणी के इस दावे पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि शीना का पासपोर्ट राहुल के घर से मिला है और बिना पासपोर्ट के शीना के अमेरिका जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इंद्राणी के पास इसका भी जवाब है। इंद्राणी का दावा है कि शीना के पास एक दूसरा पासपोर्ट भी है, जिसे लेकर वो अमेरिका गई है। इंद्राणी का यह दावा सच है या फिर इंद्राणी के ड्राइवर और उसके दूसरे पति का एक बालिया बयान, ये तो तफ्तीश पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। या फिर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद की रायगढ़ के जंगल में मिली लाश किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। 2010 के बहुचर्चित कॉमनवेल्थ घोटाले में पहली बार 5 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। स्ट्रीट लाइट घोटाले के मुख्य आरोपी को 6 साल जबकि 4 अन्य आरोपियों को 4 साल की सजा भुगतनी होगी। कॉमनवेल्थ घोटाले में पहली सजा, 6 साल के लिए जेल जाएगा निजी कंपनी का एमडी।
सलाखों के पीछे पहुंचेंगे एमसीडी के 4 कर्मचारी। दुनिया भर में देश पर बदनुमा धब्बा लगाने वाले 2010 कॉमनवेल्थ घोटाले के दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे। इस बहुचर्चित घोटाले में पहली बार किसी को सजा दी गई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्ट्रीट लाइट घोटाले के मुख्य आरोपी को 6 साल जबकि 4 अन्य दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। घोटाले का मुख्य दोषी टीपी सिंह एक प्राइवेट फर्म स्वेका पावरटेक का एमडी है, जिसने एमसीडी कर्मचारियों के साथ मिलकर लाखों का वारा न्यारा किया था और अब ये सभी जेल की हवा खाएंगे। इस घोटाले से सरकारी खजाने को 1 करोड़ 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि एमसीडी के 4 कर्मचारियों को कोर्ट पहले ही दोषी ठहरा चुकी है, लेकिन सीबीआई और दोषियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इनकी सजा तय कर दी। दोषियों को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। 2010 में हुए इस घोटाले से एक तरफ जहां दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई थी, वहीं केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार और दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित की भी काफी किरकिरी हुई थी। भारी छीछालेदर के बाद सुरेश कलमाड़ी को इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आतंकवाद और आतंकवादी ये शब्द आपके और हमारे लिए कोई नया नहीं है, लेकिन एक साधारण इंसान आतंकी कैसे बन जाता है, कैसे वो इंसान के कत्ल के लिए तैयार होता है, इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको आतंकी बनने के एक एक स्टेप दिखाने जा रहे हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग और उसकी दिनचर्या के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद तैयार होते हैं आतंकी। किस मिट्टी के बने होते हैं आतंकी? कहां से आती है इंसान की कत्ल की सोच? कैसे किया जाता है मासूमों का ब्रेन वॉश? कैसे होती है कत्ले आम की प्लानिंग? आतंकी बनने की पूरी कहानी, मेकिंग ऑफ टेररिस्ट। आतंक के जिंदा सबूत। नावेद को 3 साल लग गए एक दर्जी से आतंकी बनने में। कड़ी मशक्कत, दिन रात की मेहनत और आतंक की पूरी किताब पढ़ने के बाद ही उसे भारत पर हमले के लिए भेजा गया। आतंक के आकाओं ने उसे कत्ले आम की इजाजत दी। आतंकी संगठन के एजेंट गांव और घरों में घूमकर ऐसे लड़कों का ब्रेन वॉश करते हैं जो गरीब, बेरोजगार और अनपढ़ हैं, या फिर किसी वजह से दुश्मनों से बदला लेने की फिराक में हैं। इन लड़कों का ब्रेन वॉश करने के बाद एजेंट उन्हें एक खास कोड नेम देते हैं। नाम बदलने के बाद इन्हें दौराए आम ट्रेनिंग के लिए आतंकी कैंप में भेज दिया जाता है। दौराए आम की ट्रेनिंग किसी फौजी ट्रेनिंग की तरह ही होती है, जिसमें एक एक मिनट का वक्त तय होता है कि कब क्या करना है। आतंकी इस ट्रेनिंग के लिए लड़कों को सुबह 3:30 बजे उठना होता है और अगले 1 घंटे में तैयार होकर उन्हें 4:30 बजे से तहज्जुद की नमाज पढ़नी होती है। 15 मिनट तक नमाज पढ़ने के बाद वो 4:45 बजे फज्र की नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद 5:30 बजे वो कसरत और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद 1 घंटे की हदीस की क्लास भी होती है, जिसके बाद 8:30 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाता है। सुबह के 9 बजे से हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है, जो 2 घंटे तक चलती है। इसके बाद 11 बजे जिहाद पर इन्हें लेक्चर सुनाया जाता है, ताकि ये जिहाद के लिए तैयार हो सके। 1 बजे जोहर की नमाज पढ़ने और फिर लंच के बाद उन्हें आराम दिया जाता है। शाम 5 बजे कुरान की क्लास लगती है और फिर 7 बजे मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है। रात 9 बजे डिनर और फिर 10 बजे इशा की नमाज के बाद इन्हें सोने के लिए भेज दिया जाता है। 2 से 3 साल तक लड़कों को दौराए आम की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सफल होने के बाद इन आतंकियों को दौराए खास की ट्रेनिंग दी जाती है। खास बात यह है कि दौराए खास के लिए उन्हीं लड़कों का सिलेक्शन होता है जो पूरी तरह से आतंक का कहरा सीख चुके होते हैं। दौराए खास ट्रेनिंग के दौरान कड़ी फिजिकल एक्सरसाइज, हथियारों को हैंडल करने का तरीका, रात को चलने, जीपीएस और कंपास चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दौराए खास की ट्रेनिंग पूरी होने और उसमें सफल होने के बाद दौराए लश्कर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग में वास्तविक युद्ध लड़ने, युद्ध की योजना बनाने, मैप रीडिंग, जीपीएस प्लांटिंग और रेडियो कम्युनिकेशन के अलावा गूगल अर्थ के मुताबिक काम करना सिखाया जाता है। दौराए लश्कर की ट्रेनिंग के बाद आतंकी बनने की कहानी पूरी हो जाती है।
और इसके बाद आतंकियों को इंसानों का कत्ल करने के लिए भेज दिया जाता है। मेकिंग ऑफ टेररिस्ट का ये खुलासा भारत सरकार के उस डोजियर से हुआ है जिसमें नवेद से हुई पूछताछ का जिक्र है और जिसे पाकिस्तान को सौंपा जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ऐसे बनते हैं आतंकी। बहरहाल यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको जब भी किसी डेटा या जानकारी की जरूरत होती है, सबसे पहले गूगल की शरण में जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन बेंगलुरु में गूगल से मौत का टिप्स लेकर एक फैशन डिजाइनर ने सुसाइड कर लिया। गूगल पर सुसाइड सर्च, सुकून से मौत के लिए सुसाइड सर्च। 48 घंटे पहले सुसाइड सर्च। ये 26 साल की ईशा हांडा की तस्वीर है। बेहद ही खूबसूरत, ज़हीन और हमेशा मुस्कुराने वाली ईशा हांडा ने मौत को गले क्यों लगाया, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मौत से पहले ईशा ने जो किया वो चौंकाने वाला था। साथ ही तकनीक की दुनिया पर एक सवाल भी जो हर सवाल का जवाब देता है, मौत का भी, मौत के तरीके का भी। फैशन डिजाइनर ईशा हांडा जब जिंदगी से उदास हो गई और जब उसने आत्महत्या करने का मन बनाया तो इसके तरीके के लिए सबसे आसान उपाय भी अपनाया, गूगल सर्च का। ईशा हांडा ने 48 घंटे पहले सुसाइड का तरीका खोजना शुरू किया। जो समझ में आया वो था ऊंची जगह से मौत की छलांग लगाने का। इसके लिए ईशा ने बाकायदा रेकी भी की और फिर उसने शोभा क्लासिक बिल्डिंग को अपना सुसाइड पॉइंट बनाया। फिर रविवार की शाम शोभा क्लासिक बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से मौत की छलांग लगा दी। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, हमेशा ये कहने वाली ईशा का अंत ऐसा होगा, किसने सोचा था। लेकिन उसकी दिमागी हालत और गूगल ने उसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। ईशा की मौत पर बेंगलुरु पुलिस की इस थेवरी में कितना दम है, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तराखंड में रहने वाले बंदिशों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। रिलायंस जियो ने उत्तराखंड में हाई स्पीड डेटा सर्विस की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने फिलहाल इस सेवा की शुरुआत उत्तराखंड के मैसूर से की है। कंपनी की योजना है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द राज्य के तमाम जिला हेडक्वार्टर में इस सेवा की शुरुआत कर दी जाए। उत्तराखंड से आने वाले पर्यटकों और वहां के लोग अब वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल रावत सरकार तमाम पर्यटक स्थलों को वाईफाई से जोड़ने के कदम उठा रही है, जिसका मसूरी में सीएम रावत ने शुभारंभ भी किया। रिलायंस जियो की वाईफाई सेवा का शुभारंभ करते हुए रावत ने कहा कि वो उत्तराखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अभी मसूरी में माल रोड से इसकी शुरुआत की गई है और आने वाले वक्त में इसका विस्तार कई शहरों में किया जाएगा। जी, ये शुरुआत है और अभी हरिद्वार में भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके बाद रानीखेत, नैनीताल और सभी जिला हेडक्वार्टर्स को भी हम वाईफाई जोन से जोड़ने जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद रिलायंस जियो के सीईओ विशाल अग्रवाल ने कहा कि आज के वक्त में वाईफाई सेवा बहुत जरूरी है और जो लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं अब उन्हें इसका फायदा मिल सकेगा। जैसे अभी ये वाईफाई आज लॉन्च किया है तो ये काफ़ी बड़ा वाईफाई इंस्टॉलेशन है शायद, और स्पेशली हिल स्टेशन के लिए हमने करीब पूरा मसूरी कवर कर लिया है। पूरा माल रोड है, गन हिल जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और लंडोर जहाँ पे मेजरली सारे मसूरी के वासी जाते हैं। तो इस वाईफाई से अभी लॉन्च करने का एक तो ये था कि सारे लोग एक अच्छी हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी यूज़ कर सके। वो किसी के पास भी स्मार्टफोन, जो भी स्मार्टफोन है वो अपना बहुत ही सिंपल प्रोसेस से लॉग कर सकते हैं। जियो नेट पे जाएंगे और अपना एक पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा और उसके बाद वो हाई स्पीड डेटा कर सकते हैं। तो अभी करीब 10 Mbps के आसपास की स्पीड जो हमने रखी हुई है उसके आसपास वो इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सरकार की ये कोशिश जाहिर तौर पर उत्तराखंड में जहां पर्यटकों को आकर्षित करेगी, वहीं लोग भी रिलायंस जियो वाईफाई सेवा का लाभ लेकर पहाड़ की खूबसूरती से देश दुनिया को रूबरू करा सकेंगे। प्रशांत राय, ईटीवी न्यूज, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
है।